नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। खबर कट टू कट के पहले स्पेशल में आपको दिखाते हैं कुदरत के डबल अटैक की वार्निंग। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत में सर्दी सितम ढाएगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल के लिए अगले 5 दिनों तक भारी बरसात का अलर्ट है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ कुदरती आफत के अटैक के लिए तैयार हो जाएगी। साउथ इंडिया पर बरसात का अटैक। अभी दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल निवार, गाती और बुरेवी तूफान की मार से उभरे भी नहीं थे कि आसमान से आती आफत की एक और वार्निंग सामने आ खड़ी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिणी राज्यों के लिए वार्निंग जारी की है। वार्निंग के मुताबिक तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मूसलाधार बरसात का नया स्पेल आ सकता है और 22 दिसंबर तक यानी पूरे हफ्ते अलग अलग इलाकों में तेज बरसात होती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान समंदर में लहर भी उफान पर होंगी। इसी के चलते मछुआरों के लिए समंदर में ना जाने का अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ इंडिया पर सर्दी का सितम। सोमवार को ही दिल्ली एनसीआर ने पहली शीतलहर का सामना किया था। पारा गिरकर 4.1 डिग्री तक पहुंच गया था और अब मौसम विभाग ने ऐसी शीतलहर की पूरी सुनामी की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को शीतलहर यानी सर्दी का सितम सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाएगा। ठिठुरा देने वाली इस ठंड की चपेट में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश आएंगे। मौसम की इस मार से दो हाथ करने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। अगर दक्षिण भारत में हैं तो छाते और रेनकोट निकाल लीजिए और अगर उत्तर भारत में हैं तो रूम हीटर लगा ही लीजिए। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बारी पहली बड़ी कट टू कट खबर की। बैटल ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के चुनावी घमासान में आज हो गई सच्चे मुसलमान की एंट्री। जी हां, यही था वो अल्फाज जो ओवैसी ने दीदी पर काउंटर अटैक के लिए इस्तेमाल किया और इस बयान ने बता दिया कि ओवैसी बंगाल में ताल जरूर ठोकेंगे और हो सकता है बंगाल में बिहार वाले डर को सच भी साबित कर दें। बंगाल जीतने की जुबानी जंग में दीदी की जुबान से क्या नहीं सुनाई दिया। कभी दीदी को चट्टा कट्टा पर गुस्सा आया तो कभी बीजेपी में चंबल के डाकू। दीदी के इन जुबानी तीरों की लिस्ट में लेटेस्ट एंट्री हुई पैसे वाले प्लान की। बंगाल में ओवैसी की चुनावी एंट्री टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। ये किसी से छिपा नहीं। दीदी ने खुलेआम ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेने का इल्जाम मढ़ दिया। ओवैसी भी कहां चुप रहने वाले थे, मौजूद यूपी में थे, लेकिन सियासी बमबारी बंगाल पर कर दी, जिसे कहा गया पैसे वाला प्लान वर्सेस सच्चा मुस्लिम। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে। ममता बनर्जी को एक 6 मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। जिस मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की नजर है वो बंगाल में अहम फैक्टर है और दीदी का ब्रह्मास्त्र भी। यकीन ना हो तो मौजूदा विधानसभा को देख लीजिए। बंगाल विधानसभा में तकरीबन 60 ऐसी सीटें हैं जहां हार और जीत का फैसला मुस्लिम वोट बैंक तय करता है। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 120 में से 68 सीट जीती थी, यानी तकरीबन 56% मुस्लिम वोट बैंक वाली सीटें दीदी के खाते में गई थी। मुस्लिम आबादी 30%, मुस्लिम वोट से बनी टीएमसी के कुल खाते की 30% सीट। यही है दीदी का डर, कहीं ओवैसी का आना 30 के इस आंकड़े में 19-20 न कर दे। टीम न्यूज़ नेशन। हैदराबाद की जमीन से निकला नेता बंगाल में क्यों हेडलाइन बना हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह है हालिया बिहार इलेक्शन, जिसमें ओवैसी ही असली गेम चेंजर साबित हुए थे। बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल में ओवैसी ने 12 उम्मीदवार उतारे थे। जी हां, 12 उम्मीदवार
ओवैसी ने उतारे थे और इनमें से 5 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। 3 सीट ऐसी थी जो पिछली बार गठबंधन के खाते में थी। बाकी की 7 सीटों पर भी ओवैसी के उम्मीदवारों ने वोट काटे। सीमांचल की इन 12 सीटों पर ओवैसी की पार्टी का वोट प्रतिशत 22.33% था। और यही है बिहार वाला वो डर जो दीदी को बंगाल में सता रहा है। बिहार में मुस्लिम कुल आबादी के 16% हैं, तो ओवैसी ने सत्ता का तराजू घुमा दिया। बंगाल में यह आंकड़ा 30% है। यहां ओवैसी का जादू चला तो दीदी की सत्ता पार्टी सिंबल की तरह तिनका बनकर न उड़ जाए। बंगाल दी ओवैसी साहब का ना उत्तर प्रदेश में आना बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो वही चंद चेहरे हैं यहाँ पर, अखिलेश यादव, मायावती। देखिए ओवैसी साहब का जो नजरिया है सोचने का वो अपनी जगह सही है, यूपी में लाना चाहिए। चुनाव कहीं से कोई भी लड़े उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी से मिल के लड़े, चाहे वो किसी प्रत्याशी से, किसी पार्टी से लड़े। ऐसा लगता है कि मुसलमान साथ जाएगा उनके भी। आज असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में एंट्री करना या भविष्य के 2022 के चुनाव को लड़ना, कहीं न कहीं मुस्लिम समाज उनकी तरफ आकर्षित होगा। अगर 3 पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, मुस्लिम अगर इसमें जाता है, इनका कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसमें भी डिवाइड हो जाता है। टोटल मुस्लिम मतदाता इनके साथ नहीं इकट्ठा हो पाता है। अगर आप सबके लिए अच्छा करेंगे तो हम लोग आपके साथ हैं, क्या समझे, कोई भी नेता हो। बाकी उनकी अपनी सोच है, अगर उनको लड़ना है तो लड़े, जो हमारे प्रदेश के लिए अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, इलेक्शन बहुत दूर है। एक तरफ जहां बंगाल चुनाव में जुबानी जंग और हिंसा चरम पर है, तो वहीं साल 2021 में तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में साउथ के 2 सुपरस्टार हाथ मिलाने की तैयारी में हैं। और इसका खुलासा हुआ MLM के अध्यक्ष कमल हासन के एक बयान से। कमल हासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजनीकांत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सिग्नल दिया। अब फैसला रजनीकांत के हाथ में है कि क्या वो अकेले दम पर तमिलनाडु चुनाव में ठोकेंगे ताल या फिर अपने दोस्त कमल हासन के साथ मिलकर सियासी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। कमल और कबाली मिलकर जीतेंगे चुनाव की बाजी। कमल हासन का सिग्नल, थलाइवा की पार्टी से करेंगे गठबंधन। अभी तक आपने चुनावों में नौजवानों का गठबंधन देखा, विचारधारा और मजबूरी का गठबंधन देखा, लेकिन इस बार पॉलिटिक्स में देख सकते हैं सुपरस्टार्स का गठबंधन। रजनीकांत और कमल हासन, अब ये दोनों चर्चित चेहरे राजनीति की बिसात पर एक साथ बाजी खेलने को तैयार हैं। MNM यानी मक्कल निधि मय्यम के अध्यक्ष कमल हासन ने रजनीकांत से हाथ मिलाने का इशारा दिया है। புதியதாக வருபவர்கள் ஒரு காரணத்திற்காக வருகிறார்கள். நான் வந்த காரணம் என்ன என்பதை சொல்லிவிட்டேன். இங்கே கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றம் வேண்டும். அவரும் அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். பிற்பாடு அவர்களுடைய கொள்கைகள் என்ன என்பதை இன்னும் தெளிவாக சொல்லவில்லை. ஒற்றை வார்த்தையில் சொல்வதை நாம் முழு கொள்கையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. சொல்லட்டும், பிறகு நாங்கள் பேசுவோம். நட்பு என்பது எங்களுக்கு எளிதான ஒன்று. அதை நாங்கள் அடிக்கடி நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொள்வது, நாங்கள் இருவருமே ஒரு फोन कॉल अवे। जी हां, बस एक फोन की घंटी और फिर तमिल की पॉलिटिक्स में कमल हासन और रजनीकांत एक साथ चुनावी जंग में मोर्चा संभालते नजर आएंगे। पॉलिटिकल हेडलाइंस के बाद अब देखिए आंदोलन का अपडेट। अधिकार की आवाज उठाता अन्नदाता 21वें दिन भी मोर्चे पर डटा रहा। किसानों ने आज दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर जाम कर दिया, फिर आने जाने वालों को आफत हुई। हंगामा भी हुआ, लेकिन पिछले 20 दिनों की ही तरह आज भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला। सिस्टम का डंडा वर्सेस किसान की लाठी। सड़क पर घमासान, आम आदमी ने देखा जाम। कुछ इसी तरह दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर की सुबह अचानक भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान मैदान में उतरे और ऐलान मुताबिक सड़क बंद कर दी। पुलिस ने लाख मनाया। सुबह दफ्तर जाने वाले लोग भी लंबे जाम में फंस गए, लेकिन किसान नहीं माने। हम लोग देखिए जो कहते हैं वो करते हैं।
अभी तक आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, अब आक्रोश आ चुका है, अब तहरीक आ रहे हैं, फिर अभी चिल्लाएंगे जो है, अब आर पार की लड़ाई होएगी और जब तक अब किसानों की मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक कोई हाथ उठने वाला कोई नहीं। चिल्ला तो सिर्फ एक बॉर्डर है, सिंगू से लेकर गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर आधा अधूरा ट्रैफिक दिल्ली वालों के लिए सिरदर्द बन चुका है। NH24 यानी गाजीपुर पर आम दिनों में अक्षरधाम से नोएडा सेक्टर 62 पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगते थे। ये वक्त अब बढ़कर 1 घंटे से 2 घंटे में तब्दील हो चुका है। चिल्ला बॉर्डर पर अक्षरधाम से फिल्म सिटी आने में तकरीबन 20 मिनट लगते थे, लेकिन अब रिंग रोड या DND से फासला तय करना पड़ता है, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। सिंगू बॉर्डर से पानीपत पहुंचने में पहले 1 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन आंदोलन के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट है और मुसाफिरों को कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया पार करने में 4 से 5 घंटे तक लगते हैं। लोग परेशान हैं तो किसान भी खुशहाल नहीं। टिकरी बॉर्डर पर सर्दी के चलते किसानों की तबीयत खराब होने लगी। मेडिकल कैंप्स में रोजाना 100 से 150 किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें, हक की मांग आसानी से पीछे भी नहीं हट सकते। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर जमीन की वो जन्नत जहां भरे हुए आतंक के जहर को दिन रात देश के वीर जवान मिटा रहे हैं। अचानक ऑपरेशन करना, आतंकियों की गोलियों का सामना करना और फिर देश के दुश्मन को ढेर करना, यह सब टीवी पर देखने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह बहुत मुश्किल काम है, जिसे पूरा करने के लिए जवानों को सलोर के बैटल स्कूल में तैयार किया जाता है। कैसे कॉम्बैट के लिए रेडी होते हैं कश्मीर में आतंक के काल कमांडो, देखिए न्यूज नेशन पर रिपोर्टर मधुरेंद्र कुमार की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। आतंकी दिखते ही टारगेट लगाना, टारगेट फिक्स होते ही फायर करना और बिना कैजुअलिटी के दुश्मन को ढेर करना। कुछ ही मिनटों के अंदर कैसे दुश्मन का काम तमाम करना है, यही सिखाता है राजौरी के सरोल का बैटल स्कूल। आज आपको लिए चलते हैं उस ट्रेनिंग सेंटर में जहां से तैयार होकर एक जवान वादी में आतंक से दो हाथ करने के लिए निकलता है। वेलकम टू बैटल स्कूल, घर में घुसकर मारने की ट्रेनिंग। सरोल के ट्रेनिंग कोर्स में सबसे अहम माना जाता है हाउस इंटरवेंशन, यानी घर में छिपे आतंकियों को घर में घुसकर मारना। इस किस्म के ऑपरेशंस में कई चुनौतियां होती हैं। पहली चुनौती होती है आतंकियों के हाइडआउट के पास नागरिक होते हैं, जिनकी जिंदगी को बचाना भी ऑपरेशन का हिस्सा होता है। दूसरा बड़ा चैलेंज होता है आबादी और इमारतों के बीच टारगेट, यानी आतंक को ढूंढना। वेलकम टू बैटल स्कूल, जंगल में सर्च ऑपरेशन। घाटी में आतंकी कई दर्रों और नालों से घुसपैठ करते हैं। इसी वजह से जवानों को हफ्तों और कई बार महीनों तक जंगलों में गश्त करनी पड़ती है। इसकी ट्रेनिंग भी सलोर में होती है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को घने जंगलों में आतंकियों को लोकेट करना, पेड़ों चट्टानों की आड़ में छिपे आतंकियों को शूट करना और जंगल में लंबे वक्त तक सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही सलोर में आतंकियों के बारूदी हथियार यानी IED को डीएक्टिवेट करना और आतंकियों के काम करने के तरीकों की गांठ ढूंढना भी सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग को पूरा कर ही एक जवान घाटी के मोर्चे पर उतरता है और ट्रेजर हंटिंग पर निकलता है। सलोर बैटल स्कूल से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।